नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो बहुत एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक एकदम बेसिक पार्ट है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया 3.1 में देखा तो एकदम एंगल जो है जिसे कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, उसके बारे में था। उसको आप कैसे मेज़र करते हैं, कैसे मापन करते हैं, तो आपने दो पढ़े। मेन दो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, डिग्री और रेडियन, उनमें आपस में रिलेशन देखा, कैसे आप डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, रेडियन का जो फार्मूला है एंगल का वो क्या है वो देखा, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। ऐसे ही 3.2 जो है वो भी एनसीईआरटी की बिल्कुल बेसिक के ऊपर है। और ये जो है ये आपस में समझाती है आपको कि अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, उनके बारे में बात करेगी, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेगी, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं उनके बारे में बात करेगी, एक का अगर आपको पता हो तो बाकी कैसे निकालते हैं उनके बारे में बात होगी, और एंगल को छोटा कैसे करते हैं। किसी एंगल अगर काफ़ी बड़ा एंगल दिया हुआ, मान लो आपको 1300 डिग्री के आसपास दिया या 1500 डिग्री दिया हुआ है, तो इतना बड़ा अगर आपको एंगल दे दे तो उस एंगल को आप छोटा कैसे करेंगे, मतलब 90 से कम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे पास एक त्रिभुज है ना, एक ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, समकोण हो मतलब 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री हो। अगर आप उसको रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखते हैं, पाई/2, जिसका एक एंगल पाई/2 हो। तो अब आप दो भाषाएं सीख चुके हैं, डिग्री की और रेडियन की, तो आप डिग्री में बोल सकते हैं, आप रेडियन में भी बोल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ऐसा एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल को हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, तीखा, ताकि ये इस बात का संकेत होता है, इस बात का सिंबल होता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। अब इस ट्रायंगल का अगर हम नाम रख लें ए एंड बी सी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन है जो टेढ़ी है, सबसे बड़ी है, टेढ़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है लंबाई के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबी है। देखिए ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे लंबी ये है, सबसे बड़ी लेंथ के हिसाब से। अगर आप तीनों ही लेंथ को अगर आप स्केल रख के नापें तो एक ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ये लाइन जो टेढ़ी है, तिरछी है, इसे आप सबसे बड़ी भी कह सकते हैं और तिरछी भी कह सकते हैं। टेढ़ी भी तो है ना। इस साइड को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। और अब यहाँ पे बच जाते हैं आपके पास दो एंगल। दो एंगलों का भी खेल बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसके तीनों जो एंगल है, तीनों जो कोण है, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने की वजह से टोटल ये वाला भैया प्लस ये वाला भैया प्लस ये वाला, तीनों मिलाकर 180 है। तो 180 में से अगर ये 90 हो गया तो बचा कितना, 90। अब 90 में से अगर ये थीटा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि जितना भी यहाँ पे खर्च हो जाएगा, बेटा देखिए टोटल 180 है, 180 में से 90 तो आपके गए, 180 रुपये आपके पास थे खर्च करने के लिए, उसमें से 90 तो खर्च हो गए। अब 90 खर्च हो गए तो कितने बचे, 90। 90 में से थीटा और खर्च हो गया तो कितने बचे, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपके एंगल होते हैं। अब ये जो एंगल होता है, इस एंगल के आधार पे, ये वाला जो एंगल है या ये वाला कोई भी एक ले लीजिए। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं ये वाला लूँगा, तो अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं तो एंगल जो होता है वो हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेनस और बेस के बीच में होता है, मतलब आधार के बीच में होता है। तो एंगल जो कोण जहाँ बना है, जो आप एंगल ले रहे हैं, पहले वो डिसाइड कीजिए कौन सा ले रहे हैं। जो भी आप एंगल ले रहे हैं वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बना हुआ, जिन दो रेखाओं के बीच में बना हुआ है, भुजाओं के बीच में बना हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी का तो नामकरण हो ही गया, छोटी वाली का आधार नाम हो गया, जिसको बेस कहते हैं। और तीसरी जो है सामने, इस एंगल के सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अपने पास नाम होते हैं, तीनों साइड्स के नाम होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, कर्ण, हाइपोटेनस, से तीनों के अपने अपने नाम होते हैं। लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा। आप ये वाला एंगल छोड़ के अगर ये वाला एंगल चूज़ करेंगे तो नाम बदल जाएंगे। सिर्फ आपका एक जो साइड है वो अपना नाम वैसा का वैसा रखेगी, बाकी सबके नाम जो है वो बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, देखिए, अगर आप ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल लेते ही ये दो साइड शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एंगल इन दो के बीच में बना हुआ है। इन दो के बीच में बना हुआ है तो करंट तो बदलता ही नहीं है, क्योंकि तो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी होती है, तो ये तो चेंज होती नहीं है, तो करंट तो करंट ही रह जाता है। तो ये जो है, अब आपको पता है, मैंने बताया था कोण जो है वो कर्ण और आधार के बीच में होता है, तो ये कर्ण हुआ तो ये अपने आप ही आधार हो गया। तब उस केस में अगर आपने ये वाला एंगल लिया, इस वाले एंगल के केस में ये हो जाएगा आधार, मतलब बेस।
ये आपका कर्ण जो कि ऑलरेडी वैसे ही था वही रहा, ये तो कहीं नहीं बदलेगा। और इसके सामने वाली भुजा जो थी जो हो जाती है लंब, ये लंब हो जाती है। तो आप देखते हैं कि एंगल्स बदलते ही, ये वाला एंगल लेते हैं तो ये आधार था, लेकिन जैसे ही ये वाला एंगल लिया ये लंब हो गया, तो लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आपने ये वाला एंगल लिया नीचे वाला, तब ये आधार वो लंब, लेकिन अगर ऊपर वाला लिया तो ये लंब वो आधार, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो और डिपेंड करता है कौन सा लेते हैं, आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। करंट तो अपनी जगह रहना ही है, वो तो अपनी जगह रहेगा। अब इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कमाल की चीज़ होती है कि अगर हम दो साइड्स लें, मतलब जैसे लंब करण, लंब आधार, आधार करण, अगर दो भुजाओं को लें, दो साइड्स को लें और उनका रेशियो निकालें, मतलब अनुपात निकालें, तो इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति टिग्नोमेट्रिक। अब ये रेशियो कैसे कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, बनाते हैं। सबसे फर्स्ट वन, मान लीजिए आपने लंब ले लिया और कर्ण ले लिया, मतलब परपेंडिकुलर ले लिया और हाइपोटेनस ले लिया, लंब ले लिया, कर्ण ले लिया, एक बन गया। अगर एक ये बन सकता है तो एक जस्ट इसका उल्टा भी बन सकता है, कर्ण ऊपर ले लूँ, लंब नीचे ले लूँ, है ना। रेशियो का मतलब है अनुपात, एक ऊपर एक नीचे, हो गया। एक ये भी तो बन सकती है संभावना, एक संभावना ये भी तो बन सकती है कि लंब और कर्ण लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर आधार भी तो ले सकते थे आप, बेस भी तो ले सकते थे, बेस एंड हाइपोटेनस लेते तो बिल्कुल ले सकते थे, और फिर ये लेते थे तो सर उल्टा भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया सर? बिल्कुल, क्यों का जवाब है नहीं मेरे पास, इसलिए लूँगा कर्ण बटा आधार। फिर एक संभावना अभी और है, पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक पॉसिबिलिटी और तैयार है मेरे पास। क्या? वो ये है कि कर्ण कर्ण ही क्यों ले रहा हूँ बार बार, लंब और आधार भी तो ले सकता हूँ, और फिर लंब और आधार ले सकता हूँ तो आधार बटा लंब भी ले सकता हूँ, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकता हूँ। तो कितने बन गए? 6। अच्छा 6 बन गए, सातवां बन सकता है? जवाब है नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता सातवां? तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। टिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं? 6 ही। तो एकदम सिंपल सा जवाब तो ये है कि सातवां हो ही नहीं सकता। बना के दिखा दीजिए, बना के दिखा दीजिए सातवां है। अगर आपको लगता है कि 6 गलत बनाए, 7 बना के दिखा दीजिए। तो 7 क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि आपको 3 भुजाएं हैं, आपके पास 3 है, 3 में से आप दो भुजाएं लेंगे, 3 में से आप दो भुजाएं लेंगे। तो लंब और आधार ले लिया, एक जोड़ा बन गया, लंब और कर्ण ले लिया, दूसरा जोड़ा बन गया, आधार और कर्ण ले लिया, दूसरा बन गया। फिर इनके उल्टे कर दीजिए तो सबके एक एक उल्टे हो जाएंगे, तो 3 वो बन जाएंगे, तो 3 और 3 6, सातवां बन नहीं सकता। समझ रहे बात को? अगर आप यहाँ पे दो जोड़े बनाए तो क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, एक तो ये हो सकता है लंब और कर्ण ले लिया 1, ठीक है, आधार और जो कर्ण है वो ले लिया 2 जोड़े, इनके उल्टे भी हो जाएंगे, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। और तीसरा ये हो सकता है लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। इन 3 के अलावा कोई जोड़े नहीं बनेंगे, तो 3 के उल्टे हो गए, 6 हो गए। आगे अब इन 6 को है बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए गए, प्यारे प्यारे नाम जो है वो इनको दिए गए। लंब बटा कर्ण को नाम दिया गया साइन का, साइन थीटा, और कर्ण बटा लंब जो है वो उल्टा होता है, उसको कहा गया कोसेक थीटा, कोसेक। आधार बटा कर्ण, इसको नाम दिया गया कॉस थीटा का। थीटा कौन सा है? वो एंगल है बेटा, जो भी आप एंगल ले रहे हैं ना, ये वाला, ये थीटा है। अगर कोई और एंगल लेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार जो कि आपका टेन थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा हो गया। आधार बटा लंब जो कि आपका कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा हो गया। इस तरीके से आपके पास 6 रेशियो हो जाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यहाँ से आप काउंट करिए सीधा, साइन, कॉस, टेन, फिर ऊपर चलिए कोट, सेक, कोसेक, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 होते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ कोई इशू नहीं है, आपको बड़े आराम से सुनना है कि 6 क्यों हुई, सातवां क्यों नहीं है, सातवें के लिए जगह ही नहीं बची, सातवां होगा कैसे? तो 6 ही बन सकते थे, ये 6 बन गए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा एक विज्ञान जो है वो जरूर समझाना चाहूँगा, इनके नाम के पीछे की थोड़ी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा। कि ये जो साइन है, SIN, स्टोरी काफ़ी लंबी चौड़ी है, ज़्यादा स्टोरी में नहीं जाऊँगा। पूरा नाम होता है साइन। जो कोस है उसका पूरा नाम होता है कोस साइन, ठीक है। और इसका पूरा नाम कोस साइन नहीं है, एक्चुअली है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। स्टोरी तो ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन।
कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा गया? देखिए हमारा जो कोणों की भाषा है उसमें जो थीटा है, थीटा अगर कोण है, थीटा यदि कोण है तो जो 90 माइनस थीटा होता है उसको पूरक कोण कहा जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो भी थीटा है उसको अगर 90 में से माइनस करके जो भी आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो अब आपने यहाँ देखा होगा, अभी देखिए मैं बता रहा था आपको, अब क्या होगा यहाँ देखिए, समझिए बात को। जब आप ये वाला एंगल लेते हैं तो आपका ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है, यानी आधार बटा कर्ण बनता है। जब ये वाला कोण होता है, ध्यान से सुनिए, जब ये वाला कोण होता है तो ये आधार होता है और ये कर्ण होता है ना, है ना। आधार बटा कर्ण मतलब cos थीटा बनता है। जब आप ये वाला कोण लेते हैं तो ये cos थीटा बनता है, और जब ये वाला कोण लेते हैं तो ये लंब बटा कर्ण बनता है। बताइए, ये वाला कोण लेने पे तो यही सेम चीज़, ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा, ये वाली साइड बटे ये वाली साइड जो है, जब आप ये वाला कोण लेते हैं तो ये cos कहलाता है, लेकिन जब ये वाला कोण लेते हैं तो ये साइन कहलाता है। तो इसका मतलब थीटा लेने पे तो भैया cos था, और 90 माइनस थीटा लेते यही भैया cos की बजाय साइन बन गया। चलिए इस पर दूसरे पे ट्राई कर लीजिए, इसमें भी यही खेल है। जब आप ये वाला एंगल लेते हैं तो ये होता है आपका लंब, ये होता है कर्ण, तो आपका लंब बटा कर्ण बनता है, मतलब साइन बनता है। लेकिन ये वाला कोण लेते ये आधार हो जाता है, ये तो कर्ण रह गए, ये आधार बटा कर्ण बन जाता है, मतलब cos बन जाता है। तो यही भुजा साइन भी है और ये cos भी है। ये वाला कोण लेने पे साइन है और ये वाला कोण लेने पर cos है। ऐसे ही ये जो चीज़ है ये वाली है, ये आधार बटा कर्ण जो है ये cos बन रहा है, लेकिन ये वाला कोण लेते भी ये साइन बन रहा है। तो यानी 90 डिग्री लेते ही साइन cos बन रहा है, cos साइन बन रहा है ना। तो साइन कन्वर्ट हो रहा है cos में, तो cos क्या हुआ, साइन का कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, इसलिए ये जल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन बढ़ गया। अब इतना बड़ा नाम लिखना तो पॉसिबल था नहीं, तो इसमें से कुछ अक्षरों को चुरा लिया गया, COSINE। फिर भी ये नाम काफ़ी बड़ा रहा, कोसाइन, इतना बड़ा नाम कौन रखेगा। तो कहा भाई 3 डिजिट रख लो, 3 डिजिट के बाद में छोड़ दो। तो फिर INE को हटा दिया और छोटा कर दिया cos, और फाइनली ये भैया cos के नाम से जाने लगा। इस तरीके से आपका cos आया, ठीक है। अब आप अगले पे आ जाते हैं tan पे। tan भैया, tan कहाँ से आए? tan भैया का जो पूरा नाम है वो है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शजा, हिंदी में स्पर्शजा मतलब स्पर्श करने वाली। ये चीज़ थोड़ी सी आपके भी आगे की चीज़ है। तो स्पर्शजा का मतलब होता है कि जब मान लो आपका कोई भी कर्व है, ये आपका कर्व है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब स्पर्श रेखा, ऐसी लाइन जो उसको टच करके जाए, ये जो लाइन है जो इसको टच करके जाए, अगर कोई लाइन इसको टच करके जा रही है तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो एंगल बनाती है, जो भी एंगल बनाती है, उस एंगल का अगर आप 10 में मान निकालते हैं तो ये ढाल के बराबर होती है, स्लोप के बराबर होती है, स्लोप। और स्लोप का ही एक नाम स्पर्शजा भी होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पर्शजा, क्योंकि ये ढाल निकालने के काम आता है, और ढाल का ही नाम स्पर्शजा है। एक्चुअली ये ढाल के बराबर है। देखिए अभी आपका हिस्सा नहीं है ये, थोड़ा सा आपको सुन के थोड़ा, जब आप 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे, द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, द्विविमीय ज्यामिति जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। तो आप देखिए जब किसी भी कर्व पे जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन टच करती हुई जाती है, तो वो लाइन का जो एंगल है, जो भी उसका कोण है, उस कोण का वो जो कोण है उसका 10 में मान निकाल लीजिए। एक्चुअली वो उसकी ढाल के बराबर होगा। ढाल का नाम सुना आपने कभी? ढाल, स्लोप। आप अपनी छत पे पानी को एक तरफ झुकाते हैं ताकि पानी जो है वो जो पाइप आपने लगा रखा है उस पाइप से पानी नीचे आ जाए, नाली में चला जाए। यही करते हैं आप। अपनी छत को आप एक समान नहीं रखते, सड़कों को क्या एक समान रखते हैं? नहीं, सड़कों को झुका के रखते हैं ताकि पानी है वो नीचे उतर जाए सड़क से, वरना अगर सड़क पे रहेगा तो सड़क को ख़राब कर देगा। तो ऐसे ही आप अपनी छत पे भी ऐसी स्लोप बना के रखते हैं, अपने फर्श में, अपने बाथरूम पे हम स्लोप डालते हैं। स्लोप का मतलब झुकाव देते हैं ताकि वो पानी जो है वो सीधा नाली की तरफ चला जाए। ये सेम बात ही होती है, उसे कहते हैं स्लोप। ये स्लोप कितनी होती है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, उसको कहते हैं स्पर्शजा। स्पर्शजा ही वो तरीका है जो हमें नाप के बताता है कि स्लोप कितने, कम है, ज़्यादा है। आगे बात में ये टेंजेंट हो गया। फिर अब टेंजेंट में भी यही कहानी थी, देखिए यही कहानी यहाँ पे मिलेगी आपको। अब ये लंब था और ये आधार था, यानी जब ये वाला कोण लेते हैं तो ये लंब और ये आधार हो जाता है, और जैसे ये वाला कोण लेते हैं ये आधार और लंब बन जाता है। मतलब जो लंब बटा आधार था ये वाले कोण में, इस वाले कोण में देखिए ये लंब और ये आधार, ये लंब बटा आधार। जैसे ये कोण लेंगे ये बन जाएगा लंब बटा आधार, बन गया आधार बटा लंब। पढ़िए, ऊपर से पढ़ना शुरू कीजिए। लंब बटा आधार मतलब 10। ये वाला कोण लेने पर ये 10 था, जैसे ये वाला कोण लिया ये हो गया लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, मतलब कोट बन गया।
यानी कॉम्प्लीमेंट 1 ही हुआ। 90 डिग्री 90 माइनस थीटा लेते ही ये tan है, ये कोट बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट ऑफ, उसका नाम कोट नहीं था उस समय, कोट बना है, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो फाइनली बन गया कोट, COT शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा था, CO निकाल लिया, यहाँ से 3 अक्षरों का लेना था तो COT, अब COTN तो बहुत बड़ा नाम हो जाता, तो शॉर्ट फॉर्म में कोट बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक का नाम। सेक का सही नाम है बेटा सीकेंट, पूरा नाम है सीकेंट। सीकेंट में से 3 अक्षर अलग कर लिए गए, सीकेंट। सीकेंट जो होता है एक्चुअली, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। सीकेंट का मतलब होता है जो कोड होती है किसी सर्कल के अंदर, जो कोड होती है उसकी लंबाई को दर्शाता है। एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि ये जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होते हैं, इन सबका जो है वो एक सर्कल के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। जो सर्किल होता है उसके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो जो रिलेशन आप देखेंगे वहाँ से सीकेंट का आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सीकेंट में से सेक लिख लिया। अब सीकेंट जैसे आप लेते हैं, सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट। अब यहाँ से अगर मैं नाम चुराऊँ COS तो ये बन जाएगा कॉस, और कॉस नाम तो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, कॉस नाम तो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है, तो 2 कॉस नाम हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए क्या करना पड़ा कि 2 अक्षर और लेने पड़े, ऐसे बन गया कोसेक। देखिए सीकेंट क्या है, सीकेंट क्या है, सेक क्या है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका करंट बटा आधार। जैसे ही आप 90 माइनस थीटा लेते हैं, 90 माइनस थीटा लेते हैं, बदल जाएगा, क्योंकि जब आप ये थीटा लेंगे तो आधार बटा करण ये होगा। जब ये वाला कोण लेंगे तो ये बदल जाएगा, आधार बटा करण आपका यहाँ ये लंब बटा करण बन जाएगा, लंब बटा करण मतलब कोसेक बन जाएगा। यानी इस वाले कोण के ये वाला कोण लेते हैं तब यही चीज़ क्या कहलाती है, सेक कहलाती है। और जब करण बटा आधार, बेटा करण बटा आधार, जब ये वाला कोण ले रहे हैं तो ये सेक कहला रहा है, करण बटा आधार सेक कहला रहा है। लेकिन जैसे ही ये कोण लेते हैं ये करण बटा लंब बन जाता है, मतलब कोसेक बन जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक कहलाया। और COS जो लेते हैं वो तो वही नाम हो जाता है जो पहले हो चुका है, तो नामों में कन्फ्यूज़न होता। और आप देखिए इन 6 के अंदर एक कोसेक है जिसके अक्षर 5 है, बाकी सबके अक्षर 3 है। इसके 5 क्यों है, इस वजह से 5 हुए, वरना 3 लेते तो कन्फ्यूज़न हो जाता कि वो वाला कि ये वाला, इस तरीके से ये। तो यहाँ समझिए, यहाँ 3 जो है वो है, और बाकी 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, बाकी 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। साइन का पूरक है कोस, कोस का पूरक है साइन, साइन कोस साइन कोस। इसीलिए जब आप 90 माइनस थीटा करते हैं, देखिए आगे आपने पढ़ा है अभी, तो देखा वो 90 माइनस थीटा करते ही साइन कोस बनता है, कोस साइन बनता है, साइन कोस बनता है, टेन कोट बनता है, कोट टेन बनता है, सेक कोसेक बनता है, कोसेक सेक बनता है। इसलिए ये आपस में बनते हैं क्योंकि पूरक होते हैं एक दूसरे के। आगे बात सुनिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक टेबल बनाते हैं, टेबल ऑफ वैल्यू एट सम एंगल्स, कुछ कोणों के ऊपर वैल्यू, वैल्यू एट सम एंगल, कुछ एंगल्स पे वैल्यू। उसमें से जिन साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, इनकी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं जिन पे हम आराम से जानते हैं कि साइन कितना आएगा, कोस कितना आएगा, टेन कितना आएगा, कोट कितना आएगा, सेक कितना आएगा, कोसेक कितना आएगा। उसमें से जो एंगल हमें पता है वो एक तो है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, और लास्ट है 90 डिग्री। ये वो एंगल है जिनके बारे में हमें पता है, ये वो एंगल है जिनके ऊपर हमें साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक पता है। अब यहाँ पे 2 सवाल आपके पता, 2 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, बनने भी चाहिए। पहला क्वेश्चन बनना सर ये इतना भेदभाव क्यों, इतने सारे और भी एंगल है, 15 डिग्री भी है, 17 डिग्री भी है ना, 21 डिग्री भी है, वो कहाँ है, उनकी वैल्यू क्यों नहीं आती टेबल में। बिल्कुल लॉजिक है, होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल, अगर आप पूछना चाहते हैं और पूछ रहे हैं आपके दिमाग में तो सही पूछ रहे हैं। मेरे मन में भी सवाल आता था कि ऐसा क्या है यार, इन 5 एंगल्स में ऐसा क्या है जो बाकी एंगलों की नहीं है, बाकी भी तो एंगल्स है, उनके साथ ये मतभेद क्यों। तो देखिए भेदभाव नहीं किया गया, एक्चुअली ये एंगल बड़े खास है, खास एंगल है। पहले 0 डिग्री की बात कर लेते हैं, आइए सबसे पहले 0 डिग्री की, एट थीटा इक्वल्स टू 0। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, इसमें ऐसा खास क्या, जैसे ही आप एंगल 0 बनाएंगे, ये देखिए ये थीटा है, इसको बेटा 0 बनाइए आप और सोचिए, ये आपका लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर थीटा को आप 0 करते हैं, कोण को अगर आप छोटा करते हैं, छोटा करते जाइए, इसको 0 कर लीजिए, मान लीजिए 30 है, 30 को मैंने उसके बाद में कर दिया 20, 20 को मैंने कर दिया 10,
छोटा करते जा रहा हूँ। जैसे 0 करूँगा तो ये जो लंब का साइज़ है ये देखिए कम होता जाएगा। पहले शुरुआत में जब इतना था एंगल तो लंब इतना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर एंगल को और कम किया तो ये लंब और कम हो गया, फिर और कम हो गया। जैसे जैसे मैं थीटा को 0 कर दूंगा तो लंब कितना बचेगा, लंब आ जाएगा आपका 0। सही है, लंब आपका 0 आ जाएगा। लंब 0 आते ही क्या होगा, साइन 0। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हुआ 0, कर्ण चाहे कितना भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, जब लंब भी 0 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 0। बात खत्म। आइए कॉस की बात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मज़ा लीजिएगा, समझिएगा बात को। आधार बटा कर्ण। अब जैसे ही ये कम होता जाएगा आपका कर्ण जो होगा वो आधार के ऊपर चिपक जाएगा। ये देखिए ऐसे होगा, पहले ऐसे होगा, धीरे धीरे ये इसके ऊपर ही बैठ जाएगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा, यानी आधार बराबर हो गया कर्ण। जैसे 0 डिग्री पे आएंगे, 0 डिग्री पे आते ही आपका आधार बराबर हो जाएगा कर्ण के। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन है, ये नीचे आती जाएगी, नीचे आते आते इस लाइन के ऊपर आके बैठ जाएगी। सोच 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे ये आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, क्योंकि लंब थोड़ा सा भी उठेगा तो लंब बनेगा, लंब बन नहीं सकता, लंब 0 है। क्यों, क्योंकि लंब 0, अगर कोण 0 नहीं होगा, कोण अगर 0 है तो लंब बन कैसे सकता है। कोण जितना बड़ा होगा लंब उतना ही बड़ा होता जाएगा, कोण जितना छोटा लंब उतना छोटा। तो कोण 0 तो लंब 0, लंब 0 होते ही आधार और कर्ण एक ही हो गए, आधार और कर्ण एक होते ही दोनों कट गए, एक आ गया, cos 0 का मान 1। और इन दो से हम बाकी बचे हुए मान निकाल सकते हैं। cosec तो उसका उल्टा ही होता है, tan जो है वो भाग देने पे आ जाता है, तो tan 0 का मान हो जाएगा 0/1 0। दोनों का भाग दे दीजिए, साइन बटा cos tan बन जाता है, ये भाग से बन गया। बाकी भैया उल्टे होते हैं, अगर पूछे sec कितना होगा, sec इनका उल्टा कर देंगे, cos का 1 का उल्टा 1। अगर कोई पूछे cosec कितना होगा तो 0 का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। वैसे तो परिभाषित होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1/0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, मैं अभी एक बार इन पे बात नहीं करना चाहूँगा, बहुत गहरा टॉपिक है, फिर मैं यहाँ पे अगर शुरू हो गया तो मुझे चुप कराना मुश्किल हो जाएगा, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं इसमें अभी छेड़ना नहीं चाहता। इसमें अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 आएगा जो कि अनडिफाइंड है। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उन्होंने इसे अनडिफाइंड ही बोलते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं बोलते, और अगर इनफाइनाइट बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत बहुत मतलब इतना जितना बाल होता है ना, बाल से भी पतला डिफरेंस है इनके बीच में। यहाँ पे मैं एक बार जो है थोड़ा सा आपकी अच्छी हो जाएगी तब मैं इनके बारे में आगे बात करूँगा। एक बार तो आप सिर्फ काम चला लीजिए, आपको आनंद बोलना है आनंद बोलिए, अपरिभाषित बोलना है अपरिभाषित बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए आपका कोड पे आ जाइए, कोड 0, ये भी सेम वही बात है, अपरिभाषित 1/0 है ना। तो ये आपके सारे आ गए। तो 0 डिग्री समझ में आएगी, 0 डिग्री क्या खास है। 0 डिग्री ऐसा है कि जिस पे आप आराम से निकाल सकते हैं कितने कितने हैं। तो 30, अब आप पूछेंगे सर 30 डिग्री में ऐसा क्या कमाल है, आइए 30 की बात भी कर लेता हूँ, आइए 30 डिग्री की बात कर लेता हूँ। थीटा एट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे अब क्या होगा। 30 डिग्री में आपने 60, 0 वाला तो जमा दिया काम, 60 वाला कैसे जमाएंगे, आइए 60 वाला भी जमा देते हैं। देखिए 60 वाले में क्या है कि ये सॉरी 30 वाला है, यहाँ पे अगर ये 30 का है तो ये तो आपके पास 90 होगा ही होगा, नो डाउट। ये 30 होगा तो ये 60 होगा, 60 होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एग्जैक्टली इसके जैसा का जैसा एक ट्रायंगल जो है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे, एग्जैक्टली जैसा है, इसको उठाओ और उठा के नीचे इसको उल्टा करके ऐसे उल्टा कर दीजिए, इसको नीचे की तरफ है ना, मोड़ दीजिए, इसको मोड़ के नीचे एक ट्रायंगल बना लीजिए सेम साइज का, एग्जैक्टली ऐसा कैसा, थोड़ा बड़ा बन गया भाई, सेम साइज का कहा था, जो भी एक्स्ट्रा लगेगा उसके पैसे नहीं दूंगा भाई, पैसे सिर्फ उतने के दूंगा जितना सेम साइज का बनाओगे तब। ये ले सेम ले। अब ये कौन 30 है तो ये भी कितने का हो गया, 30 हो गया। अब पता है क्या हुआ, जब ये टोटल अब पूरा देखिए ट्रायंगल बन गया, ये ए बी सी, ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का ये कौन 60 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया 60 हो गया। अब 60 हो गया, 60 होने की वजह से ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये कौन सा आएगा, इक्विलेटर हो गया, मतलब समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC क्या हो गया, समबाहु, ये समबाहु हो गया, इक्विलेटर हो गया। इक्विलेटर ट्रायंगल होने की वजह से तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों साइड्स बराबर होती है। तो ये साइड और ये पूरी साइड, ये पूरी की पूरी AB BC AC तीनों बराबर हो गई। इसका मतलब अगर ये A लेता हूँ तो ये भी A होगी, ये पूरी ये भी A होगी। अब पूरी A होगी तो आधी ऊपर है आधी नीचे है, तो ये जो लंब है ये कितना आ गया, A/2 आ गया। देखिए पकड़ में आ गई ना, कहानी पकड़ में आ गई, ये आ गया आपका A/2, लंब निकल आया। अब अपने ओरिजिनल त्रिभुज पे आ जाएंगे हम,
ओरिजिनल त्रिभुज पे आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसका नाम पी रख लेता हूँ, ये लीजिए। ए बी पी बात कर रहे हैं, ए बी पी में लंब पता चल गया, करण पता चल गया। आधार पाइथागोरस निकाल देगी, आधार जो है बेस जो है वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे। आ जाओ भाई पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण कितना है ए स्क्वायर, लंब कितना है a/2 का स्क्वायर। ये लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लो, ये आ जाएगा 3a²/4 ए बाहर, √3 अंदर, 2 बाहर, a√3/2, a√3/2। आधार भी आ गया आपके पास। अब आपके पास लंब है, कर्ण है और आधार है, तो तीनों है आपके पास। तीनों तो बोलिए क्या चाहिए, डिमांड करिए। आपने कहा कि सर साइन चाहिए, लीजिए साइन निकाल देते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 डिग्री पे लंब कितना होता है, जो भी निकाला है लंब होता है a/2, ये लीजिए a/2। कर्ण कितना है a, कट गया, कितना आ गया 1/2, ये लिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, निकाल दिया। इसीलिए 30 को लेते हैं। अगर ये खासियत ना होती ना 30 के पास, तो 30 भी बाहर पड़ा होता। 30 ने कमाल किया। अच्छा ये 30 के पास नहीं, ये सेम कमाल 60 भी कर सकता है, ये सेम कमाल 60 भी कर सकता है। अब आप सोचेंगे सर 60 ऐसे ये कमाल कैसे करेगा, देखिए 60 को भी देखिए, ये सेम कमाल 60 का कोण भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अगर ये 60 लेते हैं आप, तो ये कितने का होगा, 30 का होगा, θ/60। इस बार आप जो त्रिभुज बनाने वाले नीचे नहीं बल्कि साइड में इस तरफ बनाएंगे आप, इसकी जो कॉपी बनानी है वो इस तरफ बनाएंगे, बस इतना फ़र्क होगा। ये आपका ABCB यहाँ ले लिया, हो गया। अब ये 30, तो ये भी 30, 30 60 60 60, ये भी 60 बन गया। तो ये A, तो ये A, तो ये A, और ये पूरी A है, तो ये a/2 और ये a/2, आधा आधा। और ये भी निकाला ही है आपने, है ना, सेम वही आ जाएगा, √3a ऊपर वाले में निकाला था ना। बस फ़र्क क्या है, जब 60 डिग्री लेते हैं तो आपका ये आधार जो है वो a/2 हो गया और लंब जो है वही हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि जो आंसर आते हैं आपके 30 डिग्री पे वो उल्टे हो जाते हैं, मतलब 30 वाला 60 में चला जाता है, 60 वाला 30 में चला जाता है, देखा होगा आपने, ये ऐसे हो जाता है। देख लीजिए, बाकी वही है। इसमें आधार कितना था, इसमें जो आपका आधार था वो a√3/2 था, यहाँ वो लंब बन गया, और जो लंब हुआ करता था वो आधार बन गया, इस वजह से। और ऐसे, और वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, आप चाहें तो इस त्रिभुज में ये वाला, अब देखिए इसमें सब पता चली गया आपको, है ना। 60 डिग्री वाले के लिए अलग त्रिभुज क्यों बना रहे हो सर, आप भी क्या उल्टा उल्टा सिखाते रहते हो, क्यों 60 के लिए क्यों अलग त्रिभुज बना रहे हो, 60 के लिए यही निकाल लो ना, ये वाला कोण लेके निकाल लो। अगर ये वाला कोण लेके निकालेंगे तो ये कर्ण ऑलरेडी है, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ये लीजिए, 60 वाला इसी से काम हो रहा है ना, 60 वाला काम तो इसी से हो रहा है, दूसरे की जरूरत क्या है। हाँ यार, बात तो सही कही। ऐसे 90 वाला काम भी यहाँ से हो जाएगा। ये थीटा है, अगर ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। ये 0 है तो ये कितने का होगा, 90 का, दोनों का जोड़ 90 होता है, तो ये 0 है तो ये 90 हो गया। ये 90 होते ये आपका आधार हो जाएगा। इस बार आधार 0 हो जाएगा, कर्ण और लंब जो है वो, लंब और कर्ण बराबर हो जाएंगे, 90 वाला काम इससे हो जाएगा आपका। ये वाला कोण लेंगे तो आपको 0 डिग्री पे सारे मान आ जाएंगे, ये वाला कोण लेंगे तो 90 पे सारे मान आ जाएंगे। तो 0 और 90 एक ही त्रिभुज से निकल जाएंगे, 30 और 60 एक से निकल जाएंगे। लेकिन सर 45 तो आपने बताया ही नहीं। सही बात है यार, 45 तो नहीं बताया। चलिए 45 पे भी आ जाते हैं। बस यार 45 तो प्यारा कोण है यार, ये 45 है तो भाई ये भी 45 है। और हमें एक परमेय है वो पता है, एक थ्योरम पता है कि जब दो एंगल्स बराबर है तो उनकी साइड्स भी बराबर होती है। एंगल्स आर बराबर, साइड्स आर आल्सो बराबर। तो अगर एंगल बराबर है, जो कि बराबर है 45 क्योंकि 90 होते हैं दोनों 90 होते हैं, तो एक 45 तो दूसरा 45 हो गई होगा। और जब दोनों 45 होंगे तो साइड्स बराबर होंगी, तो ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी। और पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेंगे, √a² + a², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि आ गया a√2। अब बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। आप कहेंगे सर साइन चाहिए, ठीक है। साइन 45 लंब बटा कर्ण, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो आपको क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण, तो लंब रहा a/√2। बाकी सब आपके पास है, जब चाहे फुर्सत मिले तो बाकी निकाल लीजिएगा। बात समझ में आई कि इन कोणों के पास ऐसा क्या है, और कोण को हम चर्चा क्यों नहीं करते बेटा। और कोणों के पास ऐसी कमाल की बात ही नहीं है कि कोण को देख के बुझाएं पता लग जाए। कोणों से उनके जो एंगल्स हैं उनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसी कुछ खास बात है ही नहीं। खास होगी तभी तो ना, है ना। वो तो आम है, आम का तो क्या मतलब है, सब आम ही आम है। 360 में बहुत सारे एंगल है, लेकिन ये 5 एंगल खास क्यों है, क्योंकि इन एंगल्स के साथ इनके जो लेंथ है, जो इनके साइड्स है ट्रायंगल की, वो पता लग जाती है।
और वो पता लगते ही तो फिर साइन कोस टेन सब बाहर निकल के आते हैं। इसलिए इन एंगल को इतना पूजा जाता है, माना जाता है, कहा जाता है, वरना ये भी बाकी एंगल की तरह ऐसे ही फिर रहे होते हैं। आई मज़ा? स्वाद आया नहीं आया? है ना स्वाद? अब ये जो टेबल आपको बनाई है, इससे अगर आप पूरी टेबल बनाएंगे तो आपको ऐसी टेबल नज़र आएगी। अब तो मेरे ख्याल से अब आपको टेबल की ज़रूरत ही नहीं रही होगी। अब तो आज आप सीख ही गए कि कैसे कैसे निकालते हैं, घर बैठ के भी निकाल सकते हैं आप खुद। अब आपको वो वाला इशू नहीं रहा होगा एटलीस्ट कि भाई ये 0 डिग्री क्यों लेते हैं और इतना क्यों होता है। छोटे छोटे क्लासों में ज़्यादातर हमें रटाया ही जाता है ना, छोटी क्लासों में ज़्यादातर हमें रटाया जाता है, लेकिन मैंने नहीं रटाया है। मेरा नाम मत जोड़िएगा उसमें, मैंने आपको सारी बात बताई है, कौन कहाँ से आया और कैसे आया। अब तो ये टेबल आपके लिए सिर्फ नामित मात्र रही है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल में ये कोण क्यों लेते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, इन कोणों पे ये मान ऐसे क्यों आते हैं ये आपको समझा दिया। तो अब तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपकी, जड़ से ही ख़त्म हो गई कि कौन से एंगल पे कौन सी वैल्यू क्यों आती है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि क्यों आती है। आपको अब तक ये तो पता था कि आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि क्यों आती है, और यही 5 कोण क्यों चूज़ किए जाते हैं, उन सब के जवाब अब आपके पास है ना। तो फाइनली आप इस काम से संतुष्ट होंगे। जब चाहे देख लीजिएगा, डायरेक्टली याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं यहाँ से। तब देखिएगा, ये लीजिए, ये आपकी टेबल है, कौन से एंगल पे किसका कितनी वैल्यू होती है ये आपको पता लग जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री तक सब पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं। अभी क्यों होते हैं ये, जो क्वाड्रेंट में इनकी क्या हालत होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है आइए समझते हैं। क्वाड्रेंट का असर देखिए, चतुर्थांशों का असर देखिए, इस असर को समझिए, प्रभाव को देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आनंद लीजिएगा, मज़ा आएगा इसमें। जैसे हम पे हमारे हवा, पानी, वातावरण, मौसम बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं कहेंगे नहीं सर हम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ना तो कभी गर्मी लगती है ना कभी सर्दी लगती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा सही में हो सकता है? तो जवाब है नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आपको जो नॉर्मल डे बाय डे के जो काम होते हैं उन्हें करने में ही परेशानी आती है। तो कोई कंपनी अगर आपको हायर करेगी, कोई जॉब देगी, तो सोचिए आपके जो निजी काम है जो करने अनिवार्य हैं, उन कामों को करने में भी आपको पहले के मुकाबले, जब सामान्य तापमान होता है, एकदम सही मौसम होता है, खुला मौसम होता है, उस समय आप उस काम को, अपने जो निजी काम है ना, जो एकदम पर्सनल काम है, उनको निपटाने में, जो आपकी सुबह की दिनचर्या है, वो जो ज़रूरी काम है उनको निपटाने में जो भी टाइम लगता है, एकदम जिस दिन एकदम दिन जो है वो खुश मिजाज है, हल्की हल्की धूप खिल रही है, टेम्परेचर जो है वो लगभग 18-20 के आसपास का, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है, मौसम खुला हुआ है, ठीक है, पक्षी बोल रहे हैं, इस तरीके का जो मौसम है उसमें जाके आप अपना जो डेली का रूटीन का जो काम है उसका टाइम नोट करिए। और फिर देखिए जिस दिन ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, उस दिन आप उस काम को करने में कितना टाइम लेते हैं उसको नोट करिए। और जिस दिन भयंकर गर्मी हो उस दिन उस काम को करने में देखिए कितना टाइम लेते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि फ़र्क पड़ता है, आप चाहें या ना चाहें, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करने में जो आपका टाइम खर्च होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है जब टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं। तो सेम वैसी बात यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी साइन कोस टेन कोट है, इसके 4 क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट हमारे वैसे जैसे 4 मौसम होते हैं, हमारे यहाँ भी मौसम आते हैं, इनके यहाँ पे भी ऐसे ही मौसम आते हैं। तो क्वाड्रेंट का मौसम, जो क्वाड्रेंट है जो हम पे फ़र्क पड़ता है मौसम का, वैसे ही क्वाड्रेंट्स का भी फ़र्क है, साइन कोस टेन पे पड़ता है। पहले क्वाड्रेंट में आप हैं, आपको ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में है तो मतलब एक्स आपका पॉजिटिव है और वाई जो है वो भी आपका पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो एक्स आपका नेगेटिव हो चुका होता है और वाई आपका पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव रहता है और एक्स पॉजिटिव रहता है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है, ये बात सही है, 0 to 90 होता है, ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है 90 to 180, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 180 to 270 डिग्री, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है तो 90 ऐड होते चले जाते हैं, 270 to 360। ये आपके क्वाड्रेंट सिस्टम है ना। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मान लीजिए कोई भी एंगल ले लिया, व्हाटएवर भी, थीटा एंगल ले लिए और ये आपका त्रिभुज मैंने तैयार कर दिया, ओ पी एंड क्यू, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दे देता हूँ एक्स, क्योंकि एक्स एक्स पे इसलिए एक्स नाम दे दिया। ये वाई एक्स पे है तो इसको वाई नाम दे दिया। और जब आपका ये जो होगा एंगल तो ये आपका आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा, ये आपका
परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि कर्ण कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट है, और अंडर रूट जो होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि अंडर रूट चाहे किसी का भी हो, किसी का भी अंडर रूट क्यों ना हो, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और ये हर किसी का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसे कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर जो होता है उसे रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो किसी भी वास्तविक संख्या का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो वो अंडर रूट हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं आता। जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए कर्ण आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे एक्स वाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये अंडरूट में आएगा, और अंडरूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। तो एक्स का स्क्वायर करते ही वो ऑलरेडी प्लस हो चुका होगा, वाई का स्क्वायर करते ही वो प्लस का हो चुका होगा, अगर नहीं था तो भी हो जाएगा, और अगर था तो भी हो जाएगा, हर केस में प्लस का हो जाएगा। फिर अंडरूट में वैल्यू निकालेंगे तो प्लस की आएगी, तो कर्ण तो आपको माइनस आ ही नहीं सकता। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लंब जो है और आधार जो है, जो कर्ण जो है, सब प्लस है। तो सब प्लस है, तो अब प्लस प्लस वालों से जो भी बनेगा वो प्लस ही बनेगा। लंब बटा कर्ण प्लस, क्योंकि लंब प्लस है, आधार कर्ण प्लस है, आधार प्लस है, कर्ण प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस है, इसलिए ऑल प्लस है। ऑल आर नॉन नेगेटिव, सब के सब नॉन नेगेटिव होंगे, मतलब कोई नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव बताइए? सब प्लस के हैं, माइनस आएगा कहाँ से बेचारा, समझ गए? अब जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में यही सब कमाल सेकंड क्वाड्रेंट में करने की कोशिश करते हैं, तो गौर करिए क्या होता है। यही सब चीज़ आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं करने के लिए, यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका x माइनस का हो चुका होगा, y प्लस ही रहेगा, y आपका प्लस रहेगा, y जो है बेटा वो आपका प्लस रहेगा, और x आपका माइनस हो चुका है, x माइनस हो चुका है, यानी इस बार जो आपका आधार है वो माइनस है, और आपका लंब जो है वो प्लस है, कर्ण प्लस है। तो जिस जिस में आधार आएगा, जिन जिन में आधार आएगा वो सब नेगेटिव है, जिन जिन में आधार आएगा उन सब में नेगेटिव है, जिनमें लंब और कर्ण आएगा वो पॉजिटिव है। बताइए लंब और कर्ण किस में आते हैं? लंब और कर्ण किस में आते हैं? लंब और कर्ण किस में आते हैं? जिन जिन में लंब और कर्ण आता है वो प्लस आएगा, और जिन जिन में आधार आता है वो सब माइनस के होंगे। तो साइन और कोसेक दो ही ऐसे हैं जिनमें लंब और कर्ण आता है, तो साइन और कोसेक ये तो पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट इन्हीं का मालिकाना हक दर्शाता है। हम कहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो ही प्लस होते हैं, बाकी रेस्ट आर माइनस, नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन सब में आधार आता है। बताइए किस में नहीं आता? कॉस में नहीं आता, आधार बटा कर्ण। टेन में नहीं आता, लंब बटा आधार। सेक में नहीं आता, कर्ण बटा आधार। बोलिए कोई ऐसा है क्या? जो मैंने चार छोड़े उनमें बताइए किस में आधार नहीं आता? सब में आता है, इसलिए सब बाकी शेष नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको ऐसा ही खेल दिखेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में खेल और भी ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वाई भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि नीचे की तरफ आ गए। तो इस बार आपका लंब जो था जिसके ऊपर आप इतना गर्व कर रहे थे वो माइनस हो गया, आधार ऑलरेडी माइनस था, कर्ण तो मैंने पहले ही कहा था पाइथागोरस प्रमेय से आ रहा है, रूट के साथ आ रहा है तो प्लस ही आएगा, ये प्लस है। अब आप देखिए, अब यहाँ कौन पॉजिटिव होगा? जिसमें लंब आएगा, जिसमें लंब आएगा वो नेगेटिव होगा। लंब बटा कर्ण नेगेटिव, क्योंकि लंब माइनस है, कर्ण प्लस है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। कॉस भी माइनस का आएगा। आधार बटा कर्ण, आधार माइनस है, कर्ण प्लस का है, तो ये प्लस माइनस आएगा। प्लस कौन आएगा? लंब बटा आधार। क्यों? लंब भी माइनस है और आधार भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, बस वो दो ही प्लस होंगे। और ऐसे कौन कौन है? एक है आपके पास टेन और एक है आपके पास कोट। टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं आएंगे। अब यहाँ से जैसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो खेल और चेंज हो चुका है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब आप क्वाड्रेंट बदल दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपका ये तो कर्ण हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, मतलब लंब हो गया, और ये आपका बेस हो गया। देखिए इस बार बेस प्लस का है, क्योंकि आपका एक्स एक्स पर बेस बन रहा है, बेस हमेशा आपका एक्स एक्स बन रहा है, और जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो हमेशा आपका वाई एक्स पे बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स प्लस का होता है, बेस प्लस है, और आपका जो लंब है परपेंडिकुलर वो माइनस है। कर्ण तो नो डाउट हमेशा की तरह प्लस है, कर्ण तो हमेशा ही प्लस है, क्योंकि मैंने पता है अनरूट है, अनरूट कभी माइनस के होते नहीं है, तो कर्ण तो हमेशा ही प्लस का होगा। लंब और आधार का खेल चल रहा है बस। अब यहाँ पे देखिए आधार प्लस है, कर्ण प्लस है, तो जो आधार और कर्ण से जो भी बना हुआ है, आधार बटा कर्ण
आधार बटा करण, देखिए आधार प्लस है, करण प्लस है, तो प्लस बटा प्लस प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट होगा भैया कॉस का। कॉस का भी होगा और सेक का भी होगा, क्योंकि करण बटा आधार भी तो बनता है। करण प्लस है और आधार प्लस है, इन दोनों से जो भी बनेगा आधार बटा करण या करण बटा आधार दोनों ही प्लस के होंगे। ये दोनों नॉन नेगेटिव होंगे, इस बार ये दोनों नॉन नेगेटिव होंगे। और इसके अलावा दो लंब बटा करण लेंगे तो भी माइनस आएगा, क्योंकि लंब माइनस का है, करण प्लस का है, तो एक माइनस एक प्लस माइनस आएगा। आधार लंब बटा आधार लेंगे तो भी एक माइनस एक प्लस, तो इसका मतलब बाकी सब नेगेटिव, ऑल अदर्स आर, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। तो ये लीजिए, कहानी पकड़ में आई, सारी कथा समझ में आई आपको कि क्या है इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन कैसा होता है। इसीलिए जो इनका नाम मैंने रखा था, इस तरीके से आप इनका नाम दे सकते हैं। यहाँ सब पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव, यहाँ सब प्लस है। यहाँ पे आपने देखा कि साइन और कॉस, साइन और कोसेक, तो साइन के नाम से जान लेते हैं साइन प्लस होगा, तो कोसेक तो अपने आप ही प्लस होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो है कोसेक। तो साइन, जैसे मैंने बताया साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये हम मान लेते हैं कि जो प्लस वाले हैं उसके आधार पे हम क्वाड्रेंट का नाम रखते हैं, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट का नाम रख लेते हैं एस। अब इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट का नाम रख लेते हैं टी। इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो इस, देखिए हर कोई क्वाड्रेंट का एक एक मालिक है। इसका मालिक है साइन, इसका मालिक है कॉस, इसका मालिक है 10। मालिक का मतलब हम कह रहे हैं जो पॉजिटिव रहेगा, है ना, पॉजिटिव सोच वाले तो राज करेंगे ही। तो एस सी टी और ये सबका ही है, यहाँ पे सबका हिस्सा है। ये हो गया। अब आप इससे देख सकते हैं कि कौन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है और प्लस आएगी कि माइनस आएगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारा आइडिया जो है वो कहानी है वो समझ में आ जाएगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इसी पे बनाई गई है, इसी पे पूरे तरीके से बेस्ड है 3.2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहता है कोस एक्स की वैल्यू आपको दी गई है। कोस एक्स की वैल्यू है -1/2, -1/2, और एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई बाकी जो रेशियो हैं, बाकी जो अनुपात है वो सब ज्ञात कीजिए। मतलब कोस आपको दे दिया है, क्या क्या बच गया, साइन बच गया, साइन बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, सेक बच गया, कोसेक बच गया, तो बचे हुए जो सारे हैं वो वन वन करके सारे निकालिए, सारे निकालिए। आइए थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ। ये माइनस क्यों आया पता है आपको, क्योंकि एक्स कौन से में है, 30 से 94 में। कोण जो है, जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, और हमें पता है कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है एंगल तो सिर्फ टेन और कोट प्लस होते हैं, उसके अलावा जो भी है वो माइनस होते हैं। तो कॉस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये माइनस का चिन्ह आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से किसका चिन्ह आ रहा है, आगे बात सुनिए। ठीक है, चलिए अब इससे बाकी कैसे निकालेंगे। बाकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कोस को हम जानते हैं। कोस को कैसे जानते हैं, हम जानते हैं कि कोस जो होता है वो बेटा आधार बटा करण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एक आधार है और एक इनमें से करण है। देखिए माइनस प्लस में मत जाइए, ये माइनस प्लस तो क्वाड्रेंट की वजह से आया है, इसको भूल जाइए। आप तो सिर्फ इन पे आइए। ये जो आपका 1/2 है ये समझा रहा है कि आधार और करण को हमने लिया, भाग दिया, काटा काटी की, और कट कुटा के 1/2 आ गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना आधार 1 है, क्योंकि कट कुटा क्या है, कट कुटा क्या है, समझे बातों को, पकड़ने बातों को। मान लीजिए 100, आधार 100 था और जो करण था वो 200 था, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1/2 आ गया। कट कुटा के आया है, सारा कैंसिल होके 1/2 आया। तो हम तो ये नहीं कह सकते आधार 1 है करण 2 है। हाँ ये कह सकते हैं आधार और करण का रेशियो जो है वो 1:2 है, 1:2 है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बताओ आधार कितने हैं, तो आप कहेंगे 1। मैं ना, गलत, आधार 1 नहीं है, आधार 1 नहीं है। करण कितना है, आप कहेंगे 2। मैं करण भी 2 नहीं है। मैं कहूंगा कि आधार और करण को लिया गया है, डिवाइड किया गया, सॉल्व किया गया, फिर 1/2 आए, इनका रेशियो 1/2 है। समझ रहे बातों को। इसका मतलब है कि जो आपका आधार है और जो आपका करण है बेटा, उनका रेशियो, बात पकड़िए, आधार बट्टा करण का जो रेशियो है वो कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो अगर मैं करण को यहां ले जाता हूं, 1 को यहां ले जाता हूं, अदला बदली कर देता हूं, कर सकते हैं आप। आपने अनुपात पढ़े हैं, अनुपात में जानते हैं आप, A/B C/D है, तो आप अदला बदली कर सकते हैं। वज्र गुणा समझ लीजिए एक तरह से, वज्र गुणा करेंगे तो C यहाँ आ जाएगा और B यहाँ चला जाएगा, ये अदला बदली होगी। आप A/C
बराबर b/d कर सकते हैं। हो गया। तो आपका आधार भैया यहाँ था ही, और आधार के नीचे आ गया आपका 1 और कर्ण के नीचे आ गया आपका, ठीक है। तो आधार यूँ समझिए ना, आधार और कर्ण का अनुपात 1:2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आधार बटा कर्ण ऐसे लिखा जाए, ऐसे भी आप इधर ये मान लीजिए कि कर्ण को यहाँ ले गए, 1 को यहाँ लिए, ये यूँ समझ लीजिए आधार और कर्ण का अनुपात 1:2, ठीक है। माना कि ये बराबर है x, ताकि हमें आधार और कर्ण निकाल सके। माना x है, तो आधार कितना हुआ, 1 से वज्र गुणा 1 × x, तो आधार कितना हो गया x, कर्ण कितना हो गया। एकदम प्रॉपर रूप से पढ़ाऊंगा आपको, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। एक भी चीज चाहूँ तो मैं शॉर्टकट समझा सकता हूँ ना, लेकिन सरल करने के चक्कर में कहीं गलत ना पढ़ा दूँ, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो आधार कितना आया x, कर्ण कितना आया 2x आ गया। अब आपके पास आधार है, कर्ण है, दो भैया हैं, तो आपके पास लंबी आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय मदद करेगी आपकी, पाइथागोरस प्रमेय मदद करेगी। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, जो कि आप कहेंगे सर 2x है, 2x का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर में इसलिए बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। ये लीजिए आपका लंबा आ गया। मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊं तो भी आप आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये एंगल है, यहाँ x, एंगल का नाम x रखा गया, तो मैंने भी x रख लिया। इसके साथ ही लंब का आधार, पहले तो मुझे आधार पता चला था कि आधार भैया x है, फिर मुझे पता चला कि जो कर्ण है वो 2x है, फिर मुझे पता चला कि जो लंब है, जो पाइथागोरस प्रमेय से जो लंब है वो मैंने निकाल लिया। अब आप मुझसे एक बात पूछेंगे कि सर हमेशा ऐसे हो जाएगा क्या, जो भी आपने बताया ये तरीका हमेशा काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि कोस दे, टेन दे, कोट दे के सर अगर यहाँ कोस की जगह टेन आ गया, तो टेन की जगह कोट आ गया, तो कोट की जगह कुछ और आ गया, तो बेटा कुछ भी आए, दो तो आएंगे। अगर साइन दे दिया तो लंब बटा कर्ण दे दिया, कोस दे दिया तो आधार बटा कर्ण दे दिया, टेन दे दिया तो लंब बटा आधार दे दिया, सेक दे दिया तो कर्ण बटा आधार दे दिया, यानी कुछ भी दे दे, दो भुजाएं तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। इस तरीके से जब भी आप क्या सीधा सीधा कर लीजिए, जैसा विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको दे दिया आधार बटा कर्ण है तो इसको x से गुणा कर दीजिए, दोनों को ऊपर नीचे x से गुणा कर दीजिए, जो कटा कटा है वो वापस आ जाएगा। यही तो आपको डर है ना कि भाई आप 1 और 2 क्यों नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये कटकुटा के आए हैं, तो ये जिससे भी कटकुटा के आए हैं उससे वापस गुणा कर दीजिए। माना जो काटा गया है, जो कटकुटा के आया है, जो मैं बोल रहा हूँ कि कैंसिल होके आया है, वो x था, तो 1x 2x ये लीजिए वापस पुनः प्राप्त हो गए। यही तो बात थी ना। जैसे ये भी ये दिखा रहा था मैं आपको, इसमें 100 से कट के आए हैं दोनों, 100 से वापस गुणा कर दीजिए, बात खत्म। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता ही नहीं कि वो क्या था। हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता है, तो माना x था वो जो कट के आया, वापस x से गुणा कर दिया। अब आप कहेंगे सर x तो कन्फ्यूज़ कर देंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर देंगे, तो कुछ और नाम रख लेते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं कुछ और नाम रख लेते हैं, x का नाम अगर यहाँ है तो हमारे पास नामों की कौन सी कमी है, ये लीजिए क्या नाम रखें, a रख लें, a चल जाएगा, ये लीजिए a के पदों में आ जाएगा। मन में किसी प्रकार का भी छोटी मोटी शंका भी है वो नहीं रखनी चाहिए, हर बात को समझिए, हर बात को जानिए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये जो बस x था इनको मैं हटा देता हूँ, ये हो गया। अब इस तरीके से जैसे ही आपकी दो भुजाएं पता चलेगी, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तीसरी भुजा आप किससे निकाल लेंगे? तीसरी भुजा मतलब थर्ड साइड, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय और कर डालिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और कमाल कर डालिए। हो गया। अब बचा आपको बाकी अनुपात, चलिए बाकी निकालते हैं। साइन x, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, प्लस माइनस का भी झंझट पहले क्लियर कर लीजिए। साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में है आप, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भैया? साइन माइनस होता है। देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे, लिखा पड़ा है, अच्छे से पकड़िए इस बात को, पकड़िए, जाने मत दीजिए इस बात को, सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में चल रहे हैं आप सब, तीसरे चतुर्थांश में साइन किसका है? माइनस का है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और मैं पहले एक बार सारे लिख देता हूँ ना, और उनके आगे चिन्ह लगा देता हूँ, फिर बात कर लेंगे। आधार बटा कर्ण, अरे सॉरी लंब बटा आधार, भाई ये कौन सा बच गया? 4 हो गए, एक और बच गया कोसेक। और अब भैया एक एक बार चिन्ह जो है वो ईमानदारी से लगा दो, और याद रखिए x थर्ड क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन माइनस होता है कौन प्लस होता है वो लगा दीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ये 2 प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, बाकी सब के आगे पहले से माइनस लगा दीजिए ताकि कोई गलती हो ही ना। हो गए,
बस अब आप अपना मान रख लीजिए। लंब कितना a√3 और कर्ण कितना 2a a√3। देखिए ए चले जाएंगे ये आपके, -√3/2 tan निकाल लीजिए। लंब बटा आधार a√3 ये आ गया a/a√3 माइनस कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 2a, आधार कितना है a, कर्ण बटा लंब 2a/a √3। अब यहाँ किसी में a आया, सबके सब a मुक्त है, सबके सब a मुक्त है। नशा मुक्ति क्षेत्र होता है ना, किसी में a आ रहा नहीं, क्योंकि a पहले था ही नहीं, आएगा कहाँ से बेचारे। a तो हम लेके आए थे, काम किया और चलता बना। देखिए समझिए बात को। अब यहाँ पे आप चाहें तो देखिए थोड़ा सा गैर कानूनी काम भी कर सकते हैं, इलीगल काम कर सकते हैं, अवैध काम कर सकते हैं कि आप ए लगाए नहीं, सीधा चुपचाप है ना, किसी को बताइए मत, और रफ कॉपी में जाके आधार 1 मान लीजिए, कर्ण 2 मान लीजिए, और जो लंब है वो निकाल लीजिए उसी से ही, और फिर सीधा ही डायरेक्ट कर लीजिए। और अगर ऑफिशियली करना चाहते हैं, आधिकारिक तौर पर करना चाहते हैं, तो भैया आपको ए से गुणा करके ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो अगर आप मौखिक कुछ कहते तो चल जाता है, लेकिन जब कागजों भी कोई काम करते हैं तो बहुत ईमानदारी से बहुत लीगल काम करना पड़ता है, वरना तो लेने के देने बन जाए। सेम यही बात है, अगर आप कागज पे कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, और अगर पीछे रफ में कर रहे हैं तो रफ में तो आप कुछ भी करें, आपका विशेषाधिकार है, वहाँ तो कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर सकता। फेयर में आगे जो पेजेस है वहाँ अगर आपने कुछ कर रहे हैं, वहाँ तो हर बात सोच समझ के रखने पड़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप एक अनुपात से बाकी अनुपात निकाल सकते हैं। और अगर नहीं आया तो चलिए क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है sin x जो है वो बराबर है 3/5 और x सेकंड क्वाड्रेंट में, x दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में होने का फायदा क्या हुआ? देखिए साइन प्लस क्यों आया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही होता है। ASTC A फॉर ऑल, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड एस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस फॉर साइन, एंड साइन के साथ कॉसेक तो होगा ही होगा क्योंकि वो उसका खास है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट टेन के लिए टी फॉर टेन, चौथा क्वाड्रेंट सी फॉर कॉस, सही, चौथा क्वाड्रेंट कॉस का हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ए से ये है साइन भैया मतलब लंब बटा कर्ण, साइन भैया का नाम होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना हुआ भाई 3, लंब 3 और कर्ण 5। ए लगा दूं, लिख रहा हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ए लिख देता हूँ, सही है। अब ठीक चलेगा। अब पाइथागोरस पर में से आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना 5a का स्क्वायर, आधार लंब कितना 25 में से 9 गए, 16 का 4 है। इस ट्राइंगल के तीनों चीजें आपके पास है, कोण ये x है, और इसमें कितना है, आधार आपका है 4a और लंब है आपका 3a, कर्ण है आपका, ठीक है। सब 1 बाय 1 करके बचे हुए जितने भी अनुपात है सब निकाल लेते हैं। बचे हुए अनुपात है कॉस होगा आपका आधार बटा कर्ण, प्लस माइनस के चिन्ह लगा दीजिएगा भाई, भूल ना जाइएगा। tan x लंब बटा आधार, cot x आधार बटा लंब, sec x कर्ण बटा आधार, cosec x होता है कर्ण बटा लंब। हो गया। अब ये जो चीजें हुई है याद रखिएगा, भूल ना जाए। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मालिकाना हक किसके पास है? साइन के पास है। तो साइन और कोसेक दो ही प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे, सब माइनस के। अब आधार के कर्ण के मान रखते जाइए, आंसर आते जाएंगे। आधार बट्टा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5 है, ए से 1 काट दीजिए। लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3 है, आधार बट्टा लंब 5 बट्टा 4 है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण 5 है लंब 3 है। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है इसके अंदर और भी क्वेश्चन है 2 मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4
और 5 ट्राई करें, खुद करें और बताएं कैसा आपका अनुभव रहा। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बताएं कैसा अच्छा लगा आपको। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। बड़े ही आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ना हो, अगर कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज करें, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं कहाँ डाउट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी कहानी जो है, ये वाली चतुर्थांशों वाला जो रोल है, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।